हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पेट का 2022 का एग्ज़ाम, उसका मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा कि आपका जो है एग्ज़ाम का वो है सिलेबस क्या है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पेट 2022 का आपका जो एग्ज़ाम है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम 18 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका संडे के दिन होगा। और दोस्तों, ये अभी आपका डिसाइड नहीं किया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में, यानी कि मतलब आपको पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑफलाइन मोड में, या फिर अगर सीबीटी होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अभी मतलब आगे कुछ नोटिफिकेशन आए कि आपका एग्ज़ाम सीबीटी होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म अभी आया है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अभी तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म आया नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म हो सकता है लास्ट जून या फिर जुलाई में, तो पक्का आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपका सिलेबस पर डेडिकेटेड है कि मतलब आपका जो है पेट एग्ज़ाम 2022 का जो होने जा रहा है उसका सिलेबस क्या होगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से आपके सवाल आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि यूपी पेट जो आपका 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है और आपको कहाँ से और कितना पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस मेरे पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ है। तो यहाँ पर आपका जो पहला पोर्शन है वो आपका है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। तो आपका जो है पहला पोर्शन है वो आपका हिंदी से है। तो यहाँ पर आपको देखिए, हिंदी में आपको यूपी पेट के एग्जाम में हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपको इस यहाँ पे दिया है कि इस भाग के अंतर्गत आपसे हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ और लेखन योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर के होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो प्रश्न आपका यूपी पेट का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी से रिलेटेड, वो आपका उसका सिलेबस जो है, आपने हाई स्कूल तक का एग्जाम तो पास किया होगा, तो उस समय जो हिंदी का सिलेबस रहता है हाई स्कूल तक या फिर हाई स्कूल के मतलब इक्विवेलेंट अगर कोई एग्जाम है, उसका जो हिंदी का सिलेबस है तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपके हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपका जो है संधि संधि अब आपका पूछा जाएगा। तो आपके हाई स्कूल लेवल में आपके जो संधि होती है वो आपकी मतलब संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि। और जो आपकी स्वर संधि होती है वो आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें आपका होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। और साथ ही साथ आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भी कुछ पोर्शन पूछा जा सकता है, लेकिन स्वर संधि तो आपका पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि आपके 10th के हिंदी के सिलेबस में रहता ही है। और साथ ही साथ आपका जो है नीचे है, इसके दिया गया है विलोम शब्द। तो यहाँ पर 10th में आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, तो यहाँ पर विलोम शब्द भी आपका हिंदी में से पूछा जाएगा। और उसके नीचे है आपका पर्यायवाची शब्द। तो बेशक आप ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, बस इन्हें आपको रिवाइज करना है। तो आपका जो है यूपी पेट के लिए जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो मतलब बहुत ईजी रहने वाला है। तो इसे आप चाहें तो मतलब इसे कुछ दिनों में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा पर्यायवाची शब्द है, चौथा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पांचवा है लिंग। इस वाले क्वेश्चन में आपको ना शब्द दिया जाएगा, जैसे उसका आपका ना मतलब है जेंडर डिसाइड करना रहता है। जैसे अगर आपको दे दिया गया किताब, किताब क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, या फिर आपको और शब्द दे गया, जैसे किसी नदी का नाम दे दिया गया जैसे गंगा, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। जैसा भी है आपका मतलब प्रश्न दिया जाएगा तो लिंग को डिसाइड करने के लिए दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें दिया है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द सुनने में समान लगते हैं और उनके शब्द भिन्न हो। जैसे आपका जो शब्द हो गया, मतलब इंग्लिश में अगर कहेंगे तो होमोफोन्स आपका जो हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो है, इसका मतलब ये है कि जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो। अगर उदाहरण के लिए हम ले ले ग्रह, ग्रह ले ले और गृह, तो यहाँ पर आपका जो है ये दोनों शब्द को जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा बहुत मैच करता है, सुनने में थोड़े समान लगते हैं, लेकिन जो इनके अर्थ है वो मतलब पूरी तरह से अलग है। आपका जो ग्रह है इसका अर्थ हो जाएगा मतलब नक्षत्र, मतलब वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ नक्षत्र हो जाएगा। और जबकि आपका जो गृह है, गृह का अर्थ है तो आपको पता ही होगा घर। तो ऐसे शब्द यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ इसके नीचे दिया है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो ये आपको पता ही होगा, ये
ये सब आपने पढ़ा ही होगा अपने मतलब लोअर क्लास में। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया है कि सामान्य अशुद्धियाँ। जी हाँ दोस्तों, सामान्य अशुद्धियाँ यानी कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया गया हो, कोई वर्ड दे दिया गया हो, उसमें आपको जो मतलब उसमें गलतियाँ क्या है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे जैसे आपको कई बार दे दिया जाता है अशुद्धि फाइंड करने के लिए, मतलब आपको जो है क्या उसमें करेक्ट नहीं है वो फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर आपका वो पोर्शन रहने वाला है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर है लेखक एवं रचनाएं गद्य एवं पद्य से। तो दोस्तों इसके लिए मैं बताऊं कि अगर आपके पास 10th लेवल की हिंदी की बुक है तो यहाँ वहाँ से आप हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, और वहाँ पे आप कुछ लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ सकते हैं। या फिर 10th के सिलेबस में जितने भी लेखक हैं प्रोज पोएट्री में, तो आप उनकी रचनाएं पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए वो एकदम सफिशियंट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर बता दूँ कि हिंदी गद्य साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य में आप पढ़ सकते हैं जो मतलब हिंदी गद्य का उद्भव कहाँ से हुआ है, और उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और उसके बाद में छायावाद युग, छायावाद उत्तर युग, ये सब पढ़ सकते हैं। और आप पत्रिकाएं तो पढ़ सकते हैं। पत्रिकाएं से मतलब जो हिंदी गद्य की पत्रिकाएं हैं उनसे तो क्वेश्चन आता ही है। जैसे आप पढ़ सकते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हिंदी प्रतीप, और उसके बाद में और भी मतलब आनंद कादम्बरी और भी मैगजीन से आप वो मैगजीन पढ़ लीजिए, वो कहाँ से संपादित होती हैं और मतलब कौन मतलब उनके कौन संपादक थे, तो आप यहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो लास्ट पोर्शन है हिंदी का, यहाँ पर आपका जो है वो है आपका अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में आपको कोई मतलब कोई पैसेज दे दिया जाएगा जो आपका मतलब अपठित होगा, मतलब वो पहले से ज्ञात नहीं, कहीं से भी उठा के दे सकता है कोई अपठित गद्यांश, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा कम से कम 8 से 10 लाइन का, और उनको पढ़कर और पैसेज के नीचे आपके जो क्वेश्चन है उनको उत्तर देना होगा आपको उस पैसेज को पढ़कर। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जा सकता है कि उस पैसेज के लिए जो आपका गद्यांश है उसके लिए एक आप उचित शीर्षक लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर आपका एक बार मैं हिंदी का सिलेबस आपको फिर से समराइज कर देता हूँ। आपका संधि रहने वाला है, विलोम शब्द रहने वाला है, पर्यायवाची शब्द रहने वाला है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहने वाला है, लिंग रहने वाला है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द रहने वाला है, मुहावरे लोकोक्तियाँ सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं गद्य एवं पद्य, या फिर अगर हम इसे कहें तो हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास, और साथ ही साथ अपठित गद्य। तो यहाँ पर आपका हिंदी का ये पोर्शन रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे मतलब इसको छोड़ के अगर हम इसको छोड़ दें हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास, तो बाकी जो पोर्शन है वो आपका हिंदी व्याकरण का है। और अब चलते हैं आप हमारा जो दूसरा पोर्शन है सिलेबस का, यूपी पेट एग्जाम 2022 होने वाले उसके सिलेबस का जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। आप यहाँ पे देखेंगे यानी कि आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस का है, वो आपका है जनरल इंटेलिजेंस का जो है दूसरा पोर्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य नवीन परिस्थिति को जानने, उसके विभिन्न तत्वों का पहचान कर विश्लेषण करने एवं तर्क करने, अनुदेशों को समझने, समानताओं एवं असमानताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने एवं बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित योग्यता को मापना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पूछे जाएंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके वृहत एवं लघु लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट से आपके हो जाएंगे। क्रम एंड रैंकिंग आर्डर एंड अरेंजमेंट से आपका पूछा जा सकता है। संबंध से पूछा जा सकता है। यहाँ पे समूह से भिन्न को अलग करना, यह भी पूछा जा सकता है। कैलेंडर और घड़ी आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कारण और प्रभाव, रीजन एंड इफेक्टिंग, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कोडिंग और डिकोडिंग आपसे पूछेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे निगमनात्मक कथन विश्लेषण एवं निर्णय, जो आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपके सामने 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, कथन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि आपका कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या फिर आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर आपके जनरल इंटेलिजेंट वाले सेक्शन से। और यहाँ पर आपका जो है तीसरा पोर्शन है उसमें आपसे ये पूछा है सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका जो है जीके का पोर्शन है। ये आपका जो तीसरा पोर्शन है वो आपका जीके का पोर्शन है। और यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका है यह भाग अभ्यर्थियों के चारों ओर के वातावरण के बारे में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उनकी योग्यता आंकने के लिए है। इस भाग के तहत समसामयिक प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो जीके का पोर्शन है उसमें आपका क्या क्या आएगा, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, तो ये वाला पोर्शन आपका जीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है जीके का जो पोर्शन है यहाँ पर जो है सब पोर्शन में डिवाइड है। तो आपका जो पहला पोर्शन है वो आपका हिस्ट्री का है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है
लाइन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपका जो पहला पोर्शन है वो आपका भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, उसमें आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता पूछा जाएगा, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और उसके साथ नीचे आपका दिया गया है कि सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जो कि मतलब है इंडियन नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे यहाँ पे उनका भी यहाँ पे ये पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है ब्रिटिश राज्य का उदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका 1857 की क्रांति वाला मतलब पोर्शन भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको वो भी पढ़ना है। और यहाँ पे आपका दिया है कि ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, और इसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती साल, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय। यहाँ पे आपका दिया है कि विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935, और उसके नीचे है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका हिस्ट्री में आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है कि वैश्विक इतिहास में क्या हुआ था। जैसे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, और इसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, और मतलब नाजीवाद का उदय, समाजवाद, सामंतवाद। यानी कि आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है, जैसे आपका हो गया वर्ल्ड सिविलाइजेशन हो गई, जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है वही आपको पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है और वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस बता दिया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यही सब पढ़ना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा भूगोल का। तो यहाँ पर आपको भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर भूगोल में इसमें दिया है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि हिस्ट्री में आपको विश्व का इतिहास है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, वो आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे भूगोल में देखो, यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि आपको भारत का तो भूगोल पढ़ना ही है, साथ ही साथ विश्व का भौतिक भूगोल भी आपको पढ़ना है। यानी कि जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे आपका मतलब वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी अगर बात करें, इससे मतलब जो आपके फॉरेस्ट हो गए हैं, कौन से फॉरेस्ट कहाँ से लोकेटेड है। जैसे आपका शंकुधारी वन टैगा प्रदेश में पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। विश्व की जलवायु क्या है, यानी कि जो उसकी भौगोलिक दशाएं हैं, फिजिकल कंडीशंस, वो आपको पढ़ना है वर्ल्ड की। और इसके बाद में जो दूसरा है, दूसरे में इसमें ये पूछा है कि नदियां तथा नदियों की घाटी। यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो अपरदन से रिलेटेड है, अपरदन और अपच्छेद से, उसमें पढ़ना है, नदी पढ़ना है। और जो नदियों की घाटी है वो कैसे बनती है, नदी के कार्य क्या है, वो ये सब आपको इसमें से आपको पढ़ना है। और इसके बाद में पूछा है कि भूजल संसाधन आपको पढ़ना है, और पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है कि पर्वत, यानी कि मतलब वर्ल्ड में कितने, अब यहाँ पे मतलब विश्व का भौतिक भूगोल है, तो यहाँ पर आपको पर्वत भी कंटेन करेगा कि वर्ल्ड में कितने पर्वत है और कौन सा पर्वत कहाँ लोकेटेड है। जैसे अगर पर्वत की बात करें तो यहाँ पर अपने इंडिया में, अपने एशिया में जो मतलब आपका है वो है आपका हिमालय पर्वत, आपका द ग्रेट हिमालय हो गया। उसके बाद में आपका एशिया में ही है यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो आल्पस पर्वत अमेरिका में है, रॉकी पर्वत है, एल्डीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ और पर्वत हैं। और उसके बाद में ये पूछा है कि हिमनद भी पूछा है आपसे ग्लेशियर के बारे में। और पहाड़ियाँ में अगर बात करें तो जो भारत की पहाड़ियाँ अरावली, नीलगिरी, और उसके बाद में अनाईमुड़ी ऐसे करके पहाड़ियाँ हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। और इसके बाद में पूछा है मरुस्थल एवं और शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पर मरुस्थल पूछा है, और यहाँ पर आपको इंडिया का जो थार का मरुस्थल है उसी के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, जो वर्ल्ड वाइड मरुस्थल है, डेजर्ट है, उन्हें पढ़ना है। जैसे आपका हो गया दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का हो गया, और उसके बाद में कालाहारी हो गया, और उसके बाद में आपका हो गया गोबी का मरुस्थल। और यहाँ पे मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र ये पढ़ना है। और उसके साथ आपका वन, देखो अभी मैंने ऊपर बताया कि आपको वन पढ़ने हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ना है। इसमें आपको वन में पढ़ना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो अपने जो इंडिया में पाया जाता है, अपने जो इंडिया का वन है, अपने जो इंडिया की मतलब है वनों की डाइवर्सिटी है, वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और उसके बाद में आपका शंकुधारी वन, मैंग्रोव वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सब आपको पढ़ना है। टैगा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, वन में आपको ये सब पढ़ना है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको खनिज संसाधन पढ़ना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया है कि भारत, यानी कि जो खनिज संसाधन है उन्हें केवल भारत के रिगार्ड, अपने इंडिया के रिगार्डिंग ही पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें कि कोयला, तो कोयला के लिए हमें ये नहीं देखना है कि कोयला पूरी दुनिया में मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर भारत मेंशन कर दिया गया सीधे तरीके से।
तो हम यहाँ देखेंगे कि जो मतलब कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, और मतलब पूरी दुनिया में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, और उसके मतलब क्षेत्र क्या है, उसके सीमित संसाधन भंडार वो सब क्या है, तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर बात करें और मतलब खनिज संसाधन में कोयला ही नहीं पढ़ना है, हमें लोहा भी पढ़ना है, बॉक्साइट भी पढ़ना है, और भी जितनी चीज़ें हो गई, इससे अभ्रक हो गया, आपका सोना हो गया, मतलब जितने भी खनिज संसाधन है वो सब पढ़ना है। पेट्रोलियम भी आपका इसी में आ जाएगा, वो भी पढ़ना है। और इसमें बाद में ये पूछा कि भारत और विश्व का राजनीति भूगोल, तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है। और उसके बाद में इसमें दिया है कि जलवायु और मौसम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्व में कौन कौन से जलवायु, कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं, मतलब जलवायु के आधार पर विश्व को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि टुंड्रा प्रदेश हो गया, टैडा प्रदेश हो गया, सदाबहार मतलब भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गया, भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया, तो आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद टाइम जोन पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका टाइम जोन का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप अर्थ का जो ग्लोब मॉडल पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी कि आपको जो है देशांतर और अक्षांश के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका टाइम जोन जो है वो उसी से रिलेटेड है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं से टाइम जोन पढ़ना है कि वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, और इंडिया का कौन सा टाइम जोन है, और यहाँ पे मतलब जो मानक टाइम है वो सब पढ़ना है आपको। और इसके बाद यहाँ आपका पॉपुलेशन वाला चैप्टर आ गया, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यहाँ पर आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या विस्फोट, फिर उसके बाद में जनसंख्या मतलब साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब आपको जनसंख्या से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़नी है भूगोल में। और इसके बाद में यहाँ पर आपका आ गया भारतीय अर्थशास्त्र का चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको कितने चीज़ों को बताया। आपको जो सबसे पहला पोर्शन है वो आपका हिंदी का है, पहला पोर्शन। दूसरा जो है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपका तीसरा पोर्शन है वो आपका जीके का, तो जीके में ही आपकी हिस्ट्री आ गई। और उसके बाद में आपका ज्योग्राफी यानी कि आपका भूगोल भी जीके में आ गया। और उसके बाद आपका जो है भारतीय अर्थशास्त्र, तो ये भी आपका जीके का ही पोर्शन है। तो यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स है 1947 से लेके 1991 तक, यानी कि 1947 के पहले का आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1947 से लेकर 1991 तक जो इंडियन इकोनॉमिक्स रही है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। और उसके बाद में आपका योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं ये भी पढ़ना है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का गठन कब किया गया, योजना आयोग करता क्या है, और इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि आपकी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू की गई हैं, और किस प्रधानमंत्री के समय से ये योजनाएं लागू की गई हैं, और कब लागू की गई हैं, और इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही है वो मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। और उसके बाद आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद हरित क्रांति आपका जो कृषि से संबंधित है वो भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद में दुग्ध विकास और ऑपरेशन, फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। और उसके बाद में है आपका 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और उसके बाद है 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार है आपका, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। यहाँ पर आपका जो है जीएसटी के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि चाहे जितने भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस के हो, पीसीएस के हो, या फिर और भी जितने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जीएसटी से क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब जीएसटी से क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो आप जीएसटी पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके जीएसटी के बारे में कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं कि जीएसटी जो है कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, कब इसे लागू किया गया और किस समय लागू किया गया, और मतलब ये इसके बारे में पूरा जो डिटेल है वो आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो है इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो आ गया भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। जहाँ दोस्तों ये है आपका जो है पॉलिटी का पोर्शन है, यानी कि आपका राजनीति शास्त्र का जो है ये उसका सिलेबस है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला है आपका भारतीय संविधान। तो यहाँ पर आपका इसमें ये पढ़ना है कि भारतीय संविधान क्यों, कैसे और कब बनकर तैयार हुआ, उसके बनने के लिए मतलब उसके पहले के चरण क्या थे, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन का गठन कैसे हुआ। और उसके बाद में यहाँ पर आपको पढ़ना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय जो मतलब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और यहाँ का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि इसके पास 2 रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो है ही, और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका मतलब ना लिखित रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसमें ये भी पढ़ना है संविधान की विशेषता क्या है, संविधान के अपने भारतीय संविधान की क्या है मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि उसके लाभ और हानि है, मतलब गुण और दोष क्या है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी आपको पढ़नी है। और उसमें यह भी पढ़ना है कि भारतीय संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं। जैसे आपका नीति देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको वो भी चीज़ें पढ़नी है, माइंड में रखनी है कि कौन चीज़ें कहाँ से ली गई।
और यहाँ पे आपका ये पूछा कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका नीति निर्देशक तत्व आ गया, ये भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार 6 हैं उन्हें पढ़ना है, और मौलिक कर्तव्य 11 हैं वो भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको संसदीय प्रणाली पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है मतलब व्यवस्थापिका, यानी कि जो केंद्र सरकार की राजनीति है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। संसदीय प्रणाली जो आपको पढ़ना है कि संसद भारतीय संविधान के मतलब भारतीय सरकार के कितने अंग है व्यवस्थापिका के। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 3 अंग है, मतलब मोस्टली मतलब 2 अंग है, जिसमें आपका संसद है और राष्ट्रपति। तो संसद के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है, और जो आपका तीसरा है वो आपका राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि लोकसभा के बारे में पढ़ना है, उसके कितने सदस्य हैं, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आपका संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये सब आपको पढ़ना है। और इसके अपने न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब आपको पढ़ना ही है। जिला प्रशासन आपको पढ़ना है, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान, सामान्य विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे आपका जो है सिलेबस अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ। सामान्य विज्ञान, यहाँ पर आपका जो है जनरल साइंस का पेपर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। आपका जनरल साइंस के पेपर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी जितनी भी चीज़ें हैं, बॉटनी, जूलॉजी की, वो सब यहाँ पे आपके आ जाती हैं। तो आपका जनरल साइंस भी पढ़ना है आपको। उसमें आपको यहाँ पे आपको दिया है कि आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान जो आपका मतलब बेसिक लेवल है, 10th लेवल की जो आपकी फिजिक्स है वो आपको पढ़ लेनी है। और यहाँ पे 10th लेवल प्रारंभिक रसायन विज्ञान, यानी कि आपका जो 9th और 10th लेवल का जो आपकी केमिस्ट्री वो पढ़ लेनी है, एवं प्रारंभिक जीव विज्ञान, और 9th और 10th लेवल की आपको बायोलॉजी पढ़नी है। और इसके बाद जो आपका पोर्शन है वो है आपका समसामयिकी, यानी कि आपका जो है करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, ये भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस पता ही होगा कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आती है। तो आपको मतलब इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। मतलब बहुत से न्यूज़पेपर जैसे अमर उजाला हो गया, लाइव हिंदुस्तान हो गया और दैनिक जागरण हो गया। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप उनका ऐप इंस्टॉल करके डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और उनसे आप नोट्स अपने बना सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के। और एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके जाइए, तो यहाँ पर आपका जो है करंट अफेयर्स का सेक्शन हो जाएगा। या फिर आप करंट अफेयर्स की पत्रिका आती है वो आप मंथली लेके पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा 1 मंथ का निचोड़ रहता है कि 1 मंथ के अंदर आपकी जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो आपको उसमें दिया रहता है। और उसके बाद में आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है नेक्स्ट जो पोर्शन है वह है आपका जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य जागरूकता में आपको क्या क्या पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश, यानी कि आपको मतलब भारत के पड़ोसी देश से आपका भारत का पड़ोसी देश हो गया मतलब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। तो इनके बारे में पढ़ना है कि ये नहीं जानना है कि भारत के बस पड़ोसी देश कौन है, इनके बारे में पढ़ना है कि उनसे राजनैतिक और भौगोलिक संबंध क्या है भारत के, ये सब पढ़ना है। और देश की राजधानी और मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है वर्ल्ड मतलब यहाँ पे आपका वैश्विक भूगोल का आ गया, वर्ल्ड भूगोल का, यानी कि दुनिया में कितने देश हैं, 7 महाद्वीप में कितने देश हैं, उनकी राजधानी क्या है और उनकी मुद्रा क्या है। जैसे आपका अमेरिका हो गया तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वहाँ की मुद्रा डॉलर है। रूस हो गया, रूस का आपकी राजधानी मॉस्को है, वहाँ की मुद्रा रूबल है। और ऐसे ही आपको पढ़ने से चीन की राजधानी बीजिंग है तो वहाँ की मुद्रा युआन है, और जापान की राजधानी टोक्यो है तो वहाँ की मुद्रा येन है। यहाँ पर आपको ये सब पढ़ना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पढ़ना है भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा, ये सब पढ़ना है। और भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पर आपको जो संसदीय प्रणाली दी गई थी आपका उसी में कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, अगर आप पॉलिटी में ये पढ़ते हैं कि मतलब भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे जब राज्य सरकार के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, और तो यहाँ पर आपका पॉलिटी में ही ये कवर हो जाएगा। और उसके बाद में आपका है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी एग्जाम में। आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे ही आपका हो गया मतलब 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपको। और उसके बाद में 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को उपलक्ष्य में। और यहाँ पर 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है इंडिया में, लेकिन 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आपको पढ़ना ही है। और यहाँ पर आपका ये पढ़ना है कि विश्व संगठन और उनका मुख्यालय, यानी कि जो आपका वर्ल्ड वाइड मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका हो गया संयुक्त राष्ट्र, जैसे आपका हो गया मतलब जैसे आपका WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, तो यहाँ पर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आपको उनका संगठन और मुख्यालय और उनके कार्य क्या है वो सब पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या है, जैसे महासभा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, तो उनका मुख्यालय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में पूछा है भारतीय पर्यटन स्थल, ये सब तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व खेल, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। और भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपका हो गया अब भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से, जैसे आपका इसरो हो गया तो आपका रिसर्च है, मतलब स्पेस में, आप स्पेस के लिए है। और आपका जो है बार्क हो गया तो आपका एटॉमिक रिसर्च, यानी कि आपका जो है मतलब एटम बम, हाइड्रोजन बम और भी जितने मतलब एटॉमिक एनर्जी हो गई, मॉलिक्यूलर एनर्जी, इन सब के बारे में स्टडी करता है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप DRDO भी पढ़ सकते हैं, मतलब DRDO के बारे में। तो ये सब आपके जो है इंस्टीट्यूट हो गए। और उसके बाद में आपका जो है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो ये सब आपको जीके का सेक्शन है, ये सब आपको पढ़ना है। पुरस्कार और विजेता पढ़ लीजिए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यानी कि आपका जो है इस समय चल रहा है क्लाइमेट चेंज, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में जो बचता है आपका लास्ट पोर्शन, इसमें आपका जो है मतलब जो है आपका बेसिक अर्थमेटिक है, यानी कि प्रारंभिक अंक गणित वाला आपका पोर्शन दिया गया है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको होल नंबर, पूर्ण संख्या पढ़नी है, भिन्न पढ़ना है, फ्रैक्शन, दशमलव, प्रतिशत। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो आपको आती ही होंगी, बस आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद में सरल संख्यात्मक समीकरण, यानी कि आपका जो है लीनियर इक्वेशन हो गया, वो आपका है। यहाँ पे इसमें दिया नहीं है कि द्विघात समीकरण, सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। वर्ग और वर्गमूल, प्रतिपादक और शक्ति, औसत, आपका एवरेज, ग्राफ, व्याख्या और विश्लेषण, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यानी कि आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको तालिका की व्याख्या यानी कि टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस दिया गया है। यहाँ पर आपका जो अंक गणित का यानी कि सिलेबस है, यहाँ पे मोस्टली आपने पढ़ा हुआ है, एक दो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है। तो आपका जो एग्जाम है वो 18 सितंबर को, इससे पहले चाहे तो सिलेबस बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इजी है। अगर आपने मतलब अपने 9th और 12th में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपके लिए इजी है, आप जल्दी कवर कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो है लास्ट पोर्शन है वो है आपका सामान्य अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस तो बहुत छोटा कर दिया गया है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में ये पढ़ सकते हैं आपका जनरल इंग्लिश, जैसे आपका हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थोड़ा बहुत आप नरेशन पर भी मतलब इधर उधर नज़र डाल सकते हैं, वॉइस पढ़ सकते हैं। और आपका जो मेन पोर्शन है जिसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश ग्रामर से, वो है आपका, मैं बता दे रहा हूँ, आपका है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और उसके साथ साथ होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपका आइडम्स एंड फ्रेजेस है। तो इनसे तो क्वेश्चन पक्का ही है, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, UPSC का हो, या फिर UPPSC का हो, मतलब चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे RRB का हो, NTPC का हो, बैंक PO का हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें अगर इंग्लिश का पोर्सन है तो यहाँ से आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में आइडम्स एंड फ्रेजेस से तो क्वेश्चन आते ही हैं। और उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट है अपठित गद्यांश, जैसे आपके लिए हिंदी में एक अपठित गद्यांश दिया गया था, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी एक मतलब अनरीड पैसेज दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको मतलब पैसेज को पढ़ के उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके उत्तर आपको देने होंगे। और यहाँ पे आपको टाइटल भी मतलब सजेस्ट करना होगा, लेकिन यह जो आपका क्वेश्चन है, वो आपका पेपर है, वो MCQ टाइप होगा, यानी कि बहुविकल्पी होगा। तो यहाँ पर आपको टाइटल उसी में अगर मतलब लिखने के लिए तो नहीं देगा, लेकिन उसमें दिया जाएगा कि कौन सा सुटेबल टाइटल आप चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस यूपी पेट, आपका जो यूपी पेट होने वाला है 2022 का, तो ये है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अभी आपका एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी यूपी पेट का जो एग्ज़ाम है आपका 18 सितंबर को होगा। और उसके बाद में अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, आप अपना पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम मतलब क्लियर कर सकते हैं और हाईएस्ट रैंक मतलब ला सकते हैं। और दोस्तों रही बात आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपका लास्ट जून या फिर मतलब स्टार्टिंग के जुलाई में आ जाएगा, तो उसकी टेंशन मत कीजिए। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मतलब एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों आपका जो है यूपी पेट एग्जाम से जुड़ा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका आने वाला है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर मैंने तो इतना सिलेबस बता दिया कि आपको ये पढ़ना है। जैसे आपका बता दिया कि जीके इतना पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ना है, मतलब बता दिया कि हिंदी में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो ये तो मैंने बस बता दिया कि आपको यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन मतलब आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये बताएगा कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स आते हैं। जैसे आपको अगर मान लो अगर हिंदी से आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए और वहीं आपका
इंग्लिश से आपके आ गए मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका हिंदी का जो है वो आपका पोर्शन ज़्यादा है, मतलब जो है हिंदी आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मार्क्स लाने में। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको हिंदी से 25 नंबर मिल जाएंगे, और अगर इंग्लिश आप मतलब पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये देखो, ये ऑफिशियल मतलब डाटा नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। जो अगला वीडियो है उस मतलब उसमें मैं बताऊंगा कि आपका जो ऑफिशियल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो बस मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे अगर हिंदी से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और इंग्लिश से आपका 10 नंबर का आता है, हिंदी से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं तो इससे तो 10 ही नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ही मतलब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो अगला वीडियो उसी पर आने वाला है कि यूपी पेट का जो पेपर होने वाला है उसमें मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने व्हाट्सएप और ग्रुप में जो भी आपके फैमिली में प्रिपेयर कर रहे हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स से, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।